नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द अधेराज क्लासेस पे। और शुरुआत में सबसे पहले आपको बिग 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 थैंक्स इसलिए क्योंकि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और अभी मैंने 31 जैन को एक छोटा सा टेस्ट रखा था, काफ़ी बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी बच्चों के जो हैं 10 में से 10 मार्क्स आए हैं। जिन बच्चों ने अभी भी टेस्ट नहीं दिया है उनके लिए मैं बता दूं, इट इज़ अ टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गूगल। जो आपका गूगल फॉर्म होता है उसमें वो टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। आप चाहें तो दे सकते हैं, उसमें उस टेस्ट को दे सकते हैं और तभी आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा। तो काफ़ी जान के अच्छा लगा, काफ़ी बच्चों ने 10 में से 10 स्कोर किया है और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो मेथड्स हैं वो काफ़ी ठीक हैं, अच्छे हैं, बेकार हैं। तो 10 में से 10 आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे लिए भी एक वो मोटिवेशन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्लोब की। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि KVS PRT का जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक आपका गिवन है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइज ये आपका सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब विद स्पेशल रेफरेंस टू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो जल्दी से अपने इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और जैसा कि मैंने कहा है कि अपनी तैयारी को टॉपिक वाइज कीजिए। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उसको फिनिश करके अपने अगले टॉपिक पे चलिए। एंड प्लीज़ आपको लास्ट में जो है आपको रिवीजन भी करनी है। आप अभी पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रिवीजन भी करनी है। सारा एक टाइम पे अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते। तो लास्ट में रिवीजन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कहीं ना कहीं जो भी आप पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके ज़रूर कहीं ना कहीं नोट्स बनाइए, वरना लास्ट में आपको लगेगा कि आपने पूरे साल पढ़ाई की और आपको कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो मेरी ये एक सभी को एडवाइस रहेगी। चलिए बात करते हैं हम ग्लोब की। देखिए ग्लोब आपको पता है कि जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें सन जो है एक एनर्जी का सोर्स है और जो सारे प्लैनेट्स हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्या है? अर्थ इज जस्ट अ सैंपल और स्पेसीमैन, एक रेप्लिका कह सकते हैं हम अर्थ का। अर्थ का क्या है? एक रेप्लिका है, एक सैंपल है जिसे हम अपनी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। अर्थ की जब भी हम स्टडी करते हैं तो ये ग्लोब के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, हमें स्टडी करने के लिए कुछ मॉडल तो चाहिए ना। ठीक है, पूरे अर्थ इतना बड़ा है कि हम एक एक कोने पे जाके उसकी स्टडी नहीं कर सकते हमेशा। ठीक है, कहीं तो एक तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं सोलर सिस्टम में या पूरे सौर मंडल में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, ठीक है, जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर है, पानी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। Earth is a member of our solar system whose geographical study we do it from its one sample which is called a globe, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जल्दी जल्दी से फिनिश करेंगे। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये अक्ष क्या चीज़ है? एक्स को मैं समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने एक संतरा ले लिया या आप सेब ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप जब उसे बिल्कुल बीच में से, मान लीजिए उसके अंदर कोई सिलाई आप उसके अंदर जब आर पार उसके अंदर डाल देंगे तो वो एक लट्टू सा बन जाएगा। ठीक है, जब आप उसे घुमाएंगे तो वो अपने एक्स पे जो है आप ज़मीन पे वो घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो अर्थ भी यही कम करती है, अर्थ भी अपने अक्ष पर घूमती है जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए पृथ्वी दो तरीके से घूमती है। पृथ्वी की जो है दो तरह की गतियाँ हैं। ठीक है, जो मोशन है इसका पृथ्वी का वो दो तरह का है। कौन कौन सा है? एक तो है आपका घूर्णन गति, घूर्णन गति। एक है इसका परिक्रमण, परिक्रमण गति। दो तरह की गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में घूर्णन गति को कहते हैं रोटेशन, रोटेशन, और परिक्रमण इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। इंक दूसरी ले लेते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है समझ लीजिए। देखिए रोटेशन जो होती है ये लगभग, अभी आप ये मान के चलिए 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण हमारे दिन और रात होते हैं।
ठीक है, आप देखते हैं ना कि जो सूरज निकलता है शाम में छिप जाता है, 24 घंटे का समय होता है, इसको हम कहते हैं घूर्णन गति या फिर इसको हम कहते हैं रोटेशन, अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण का जो होता है लगभग 365 से 366 दिन में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम वैसे सही समय की बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पूरा एक परिक्रमण पूरा होता है, यानी पूरा एक साल कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं एक साल। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। ये परिक्रमण किसकी किसकी परिक्रमा होती है? ये सूरज के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमती है अर्थ, अपने अर्थ इस तरीके से घूमती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होती है? ये होती है पश्चिम से पूर्व, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो गति रहती है। ठीक है, लेकिन बात मैं कर रहा था अक्ष की, तो थोड़ा सा आपको बेसिक समझाना पड़ता है। तो अक्ष क्या है? हम मान के चलते हैं कि अर्थ जो है पूरी तरीके से गोल है। ठीक है, तो ये जो लट्टू होना चाहिए ये इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये हल्का सा इस तरह से झुका हुआ है, इस तरीके से झुका हुआ है। तो कितना झुका है? ये झुका है जी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि अक्ष क्या होता है? अक्ष कह सकते हैं कि आप जो इसकी धुरी है ये अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा 90 डिग्री बनता है, तो ये बचा 66.5 डिग्री, 66.5 और 23.5 ये बन गया पूरा 90 डिग्री। ठीक है, और जैसे कि स्पेयर में होता है 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, टोटल हो गया आपका 360 डिग्री। ठीक है, और चलिए आपको यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी बताता हूँ। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको पता है, आपने एक लाइन सुनी होगी, आपने जब पढ़ा होगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। हालांकि इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। देखिए, ऐसी लाइन जो अर्थ को, हालांकि हम बात करें इन सभी रेखाओं की जो अभी आपने देखी, ये सारी जो है इमेजिनरी लाइन्स हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं ये, यानी कि लाइन, इस तरह की लाइन अर्थ के ऊपर है नहीं। तो ये सब हमने क्या है, अपनी सहूलियत के लिए, अर्थ की स्टडी करने के लिए इनके ऊपर ड्रॉ की हैं। ठीक है, हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में चलिए आपको डिटेल से इससे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम अपनी अगली स्लाइड पे। देखिए, अभी जो आप ये लाइंस देख रहे हैं ना, ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअल में नहीं है। अगर आप अर्थ को ऊपर से कोई देखेगा तो ये एक्चुअल में नहीं है, ये सारे काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये हमने बनाई है इसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है, और किस काम के लिए होती हैं? इनसे एक तो हम किसी भी चीज़ की लोकेशन, किसी भी कंट्री की क्या लोकेशन है वो पता कर पाते हैं। इनसे हम टाइम डिसाइड करते हैं, डेट डिसाइड करते हैं इन लाइन से ही। ठीक है, तो किस लाइन से करते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखा क्या है? मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक आपसे बात की थी विषुवत रेखा के बारे में, बिल्कुल जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, बिल्कुल। ठीक है, उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, या इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इक्वेटर। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ये। ठीक है, आप मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि इसको हम कहते हैं स्पेयर। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो इसको बिल्कुल इक्वेटर, बिल्कुल इसको 20 से डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। इसी तरीके से कुछ पैरेलल लाइंस और हैं जो हमारे बिल्कुल आपके विषुवत रेखा के पैरेलल्स में रहती हैं। तो ये सब जो रेखाएं हैं, आप कह सकते हैं, ये नाम है यहाँ पे लैटिट्यूड, लेटी हुई जो लाइन है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि वेस्ट ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और क्या बताएं? सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप फिलहाल के लिए एक तो इक्वेटर मैंने इसमें बता दिया 0 डिग्री, जो नॉर्थ और नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में इसको डिवाइड करती हैं।
और ये एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, साथ साथ रिवाइज भी करते चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, फिर डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर है देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए ये तो थी क्या आपकी, ये होगी आपकी इक्वेटर, ई फॉर इक्वेटर, ये होती है आपकी 0 डिग्री पे। इसी तरह से कुछ और पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ये सारी जो होती हैं ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, लंबी जो रहती हैं। लॉन्ग से आप याद रखते हैं, लॉन्गिट्यूड लंबी रेखाएं, लैटिट्यूड जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड जो लंबी रेखाएं उन्हें हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, तो कुछ लाइन ऐसी हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। ये सबसे ज़्यादा इन दोनों के बीच में गैप कहाँ पे होगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज़्यादा गैप होता है आपके इक्वेटर पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर जाके मिल रही हैं और नीचे आते हुए जैसे ये इक्वेटर पे आएंगी, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा गैप इनमें इक्वेटर पे रहता है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती। बात करें हम हमारे लैटिट्यूड की, जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशांतर रेखाएं होती हैं वो। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। बात कर रहे हैं हम देशांतर की। देशांतर रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गई आपकी इक्वेटर, ठीक है, यानी लेटी हुई लाइन, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन है ये। और जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उन्हें हम कहते हैं देशांतर, लंबी लाइनें। ठीक है, पहली बात तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं, ये विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा उनके बीच में गैप मिलेगा। जो इसकी सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन में दिखा रहा हूँ आपको ड्रॉ करके, यहाँ पे इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये क्या है, ये टाइम डिसाइड करने के लिए निर्धारित की जाती है। टाइम इसी से निर्धारित किया जाता है, ग्रीनविच रेखा से। जो भी देश इससे ईस्ट में होंगे उनका समय इससे आगे होगा। जो भारत है वो हमारा पड़ता है आपका ईस्ट में। ठीक है, और इसका समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है, प्लस में है। यानी कि और जो कंट्रीज इसके वेस्ट में होंगी उनका समय इससे पीछे होगा, उतना ही माइनस होता जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड में, एक पूरे वर्ल्ड क्लॉक को ध्यान में रखते हुए ये ग्रीनविच रेखा को जो है माना गया है, और सभी इसके अनुसार ही अपना देश का समय निर्धारित करते हैं। बात करते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए 0 डिग्री से तो टाइम डिसाइड किया जाता है, और 180 डिग्री से क्या निर्धारित किया जाता है, डेट। एक चीज़ और, जो आपकी ग्रीनविच रेखा ये बिल्कुल सीधी है। ठीक है, ये कहीं से मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधी है ये। और जो आपकी जो देशांतर रेखा 180 डिग्री है, ये कहीं से मुड़ी हुई है, टोटल 4 बार मुड़ी गई है, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे है। ये इसलिए क्यों है, क्योंकि डेट कुछ कंट्रीज़ की चेंज ना हो जाए, उनको बचाने के लिए है, इसको जो है कुछ जगहों से मोड़ दिया गया, टोटल 4 बार मोड़ा गया है इसको। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, 180 डिग्री। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे है, ये तो हो गई आपकी बिल्कुल 0 से इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में। ये टोटल यहाँ से आप देखेंगे पीछे 180 यहाँ हो जाएंगी और 180 इधर चली जाएंगी। ठीक है, तो पीछे 180 डिग्री दोनों का, ईस्ट और वेस्ट दोनों का एक ही रहेगा। तो टोटल जो लाइन्स हैं, टोटल हैं आपकी 360 डिग्री लाइन, सॉरी टोटल नंबर है 360। जो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने टाइम की बात की। भारत में 82.5 डिग्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय तिथि रेखा माना गया है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मानक समय
रेखा जो है भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको जो है अपने भारत में मानक समय रेखा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत भी देखिए मान के चलते हैं कि भारत काफ़ी बड़ा है, तो आप ये मानते हैं कि जैसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उदय होता है, गुजरात में उस समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणों को आने में कुछ समय लगता है। इसी तरह इनके टाइम में भी अंतर है। मान के चले कि यहाँ पे अगर 5 बजे सूरज का उदय होता है तो यहाँ पे टाइम लगेगा उसको आने में, ये 5:30 या हो सकता है 5:45 पे होगा। तो इसलिए क्या है, एक तिथि रेखा मानी गई है, तो इनके टाइम में अंतर ना हो, पूरे हमारी कंट्री में एक ही टाइम रहे, तो इसलिए 82.5 डिग्री को जो है भारत में मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे समय होगा ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जो यहाँ पे समय होगा वही पूरे हमारे भारत में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में अभी मैंने बात की कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, और रिवॉल्यूशन क्या होता है? पृथ्वी का अपने ऑर्बिट में घूमना, जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है, सन के चारों तरफ, तो वो जो अपने ऑर्बिट में घूमती है, इसकी के कारण हमारे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन किस तरह से होते हैं? क्योंकि क्या है, जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, कहीं कहीं पे तो ये सूरज के बिल्कुल पास में चली जाता है। जो हमारी अर्थ है मान लीजिए यहाँ पे है, तो कई बार तो ये बिल्कुल सन के पास में आ जाती है, कई बार बहुत दूर हो जाती है। ठीक है, और थोड़ी सी ये इंक्लाइंड भी है, थोड़ी सी ये जो है टिल्टेड भी है, तो झुके होने के कारण क्या है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन होता है किस गति के कारण होता है, तो रिवॉल्यूशन दे देता है, रोटेशन दे देता है कोई और, तो फिर उसमें आपको बताना है ऋतु परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण होता है। और दिन और रात किस वजह से बनते हैं? पृथ्वी की जो रोटेशन गति है, दो ही तरह की गति है, पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। ये अर्थ का एक ऑर्बिट आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूं, आप इसमें देख सकते हैं कि इस ऑर्बिट में कई बार जो अर्थ है बिल्कुल पास में आ जाती है सूरज के। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे दूर चली गई है। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इस ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली कैसे हमारा जो है ऋतु परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इसका परिक्रमण होता है, रिवॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसमें कुछ डेट्स आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं रिपीटेडली। 21 मार्च, 23 सितंबर, कई बार आपको ये 22 सितंबर भी मिलेगा। ये वो दिन है जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि इन दोनों ही दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दिन और रात हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, लंबी पड़ती हैं, तो यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 और 22 दोनों सितंबर। बात करें ये 21 जून और 22 सितंबर की, इन दोनों के बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि जो ये रेखा होती है इक्वेटर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, दोनों तीनों नाम आप याद रखिएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी जो दिन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आप इसको अब थोड़ा सा चेंज ये भी समझ सकते हैं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन, यानी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, ये इस अर्थ की हम बात करें तो ये हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि ये इस विषुवत रेखा से ऊपर है और ये ईस्ट में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ये। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर का दिन भारत में सबसे छोटा होता है।
ठीक है, यानी कि जो दिन निकलता है या सूर्य की किरणें पड़ती हैं बहुत कम समय के लिए पड़ती हैं। ठीक है, रात जो होती है सबसे लंबी होती है यहाँ पे। इसी तरह बात करें 21 मार्च और 22 सितंबर, इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, इसे इक्विनॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंडिया के रेफरेंस में बता दिया है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इसे हम कहते हैं परिक्रमण। ठीक है जी, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। हम और भी छोटे छोटे, ये टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।